नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। जहां सरकार इसे सही ठहरा रही है, वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। आज 2 जगहों पर बड़े प्रदर्शन देखने को मिले। एक तरफ संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध मार्च निकाला, एसआईआर के पोस्टर फाड़े और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। राबड़ी देवी ने कहा है कि उनके बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 4 बार मारने की कोशिश की गई। जवाब में एनडीए विधायकों ने कहा कि उनको आरजेडी विधायकों से डर लगता है और फिर हेलमेट पहनकर विधानसभा के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इस बीच बिहार में एसआईआर का अपडेट आपको बता दें। अब तक बिहार में 51 लाख वोटर्स की छुट्टी कर दी गई है। इसमें मृत वोटर जो हैं वो तकरीबन 18 लाख हैं। 26 लाख वोटर दूसरे विधानसभा में शिफ्ट हो गए हैं, जबकि करीब 7 लाख मतदाताओं के नाम 2 जगह पाए गए। ऐसे में सवाल है कि एसआईआर के जरिए दोहरी एंट्रियां खत्म करने से क्यों परेशान है विपक्ष, और चुनाव आयोग के काम पर सवाल उठाना क्या विपक्ष की बौखलाहट को दिखाता है? और सबसे बड़ा सवाल, फर्जी वोटर खत्म करने पर सवाल उठाना क्या विपक्ष की सोची समझी रणनीति है? आज इसी मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी डिप्रेशन में, तो राहुल गांधी निर्णय नहीं कर पा रहे कि वो क्या करें क्या नहीं करें। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करे तो हम लोग चुप बैठने वाले थे। जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए? ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। They should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? उल्टा कोई काम नहीं। वोट का अधिकार तो लोग बीजेपी छीन रहा है। तेजस्वी यादव को 4 बार मारने की कोशिश किया गया, यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। किसी भी व्यक्ति का नाम काटना वोटर लिस्ट से, ये न इलेक्शन कमीशन का अधिकार है न किसी का अधिकार है। वो एसआईआर के बारे में भ्रम फैला रहा है, पूरे वातावरण को दूषित कर रहा है। ये संवैधानिक संस्था का अपमान कर करके ये अपने हार को छुपाना चाहते हैं। तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए। चलिए इस अहम मुद्दे पर डिबेट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दूं, हमारे पैनलिस्ट आज कौन कौन हैं। आरपी सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सिंह यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर राजेश वैद्य हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनिल झा हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता जो है एलजेपीआर के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविशंकर रवि प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और प्रोफेसर राजेश वैद्य जो कि कांग्रेस से हमारे साथ हैं, उनके साथ इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। प्रोफेसर राजेश वैद्य, बीजेपी कह रही है कि ये जो विपक्ष चिल्ला रहा है, खासकर कांग्रेस जो हल्ला कर रही है एसआईआर के मुद्दे पर, ये शेर आया जैसा हल्ला है। शेर वेर कुछ है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ शेर आया करके आप लोग चिल्ला रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे पहले आपको नमस्कार जी। देखिए भारतीय संविधान ने
द प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रूल 21A 1960 के तहत चुनाव आयोग को ये अधिकार दिया है, ये ताकत दी है कि वो निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोजित करे और साथ ही चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रियाएं, चाहे वो SSR है, SIR है, तमाम तरह की प्रक्रियाओं को भी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न मतलब करे। 18 लाख ये जो उसका मृत अधिकार वोटर है। हैं उन्हें जीवित कर दे। लेकिन मतलब 18 लाख जो मृत वोटर हैं उन्हें जीवित कर दे, जो दूसरे विधानसभा में चले गए 26 लाख वोटर हैं उन्हें वापस ले आए। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि चुनाव आयोग ने स्वयं अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवालिया निशान खड़ा किया है। अच्छा। और इस सवालिया निशान खड़ा करने में जो बीजेपी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनका सबसे अहम रोल है कि इस देश में एक अविश्वास पैदा हुआ, एक संदेह पैदा हुआ चुनाव आयोग के प्रति। आप देखिए, अगर आप पीछे जाएंगे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की ज्वाइनिंग में, उसकी अपॉइंटमेंट में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री, ज्यादा पीछे चले गए तो आपका शासन आ जाएगा। मुख्य न्यायाधीश, ज्यादा पीछे चले गए वैद्य जी तो आपका शासन आ जाएगा, कांग्रेस का, यूपीए का शासन आ जाएगा। की निष्पक्षता पर उसी दिन सवाल खड़ा हो गया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस प्रक्रिया से बाहर किया, जो सिलेक्शन थी। तो उसी दिन से विश्वास पैदा हुआ था कि उन्होंने क्यों सीजीआई को बाहर किया, ये क्यों डरते हैं। इनका अगर संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा होता तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त की उसकी ज्वाइनिंग से बाहर नहीं करते, नंबर एक। नंबर दो बात, जब पूरा देश ये कह रहा है कि भाई पारदर्शिता और निष्पक्षता होनी चाहिए, तो ये नजर भी आनी चाहिए, ये उनके व्यवहार में झलकनी चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने 4000 मीटिंग की, 4000 मीटिंग में ऐसा भी तो हो सकता है जिन्हें नजर ना आ रही हो उनके चश्मे का नंबर बदल गया हो राजेश वैद्य जी। नहीं, देखिए, आप देखिए 4000 मीटिंग में बिल्कुल एक बार भी किसी भी पार्टी ने, यहां तक कि बीजेपी के 52,700 के आसपास BLA हैं, उन्होंने भी कभी लिखकर नहीं दिया कि भाई इस देश में या बिहार में इतने ज्यादा विदेशी नागरिक वोटर बन बैठे हैं। कहीं किसी ने जिक्र किया, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, किसी दल ने, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी मर्जी से ये काम शुरू कर दिया। हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये काम अगर आपने शुरू करना था लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद कर लेते आप। इस बात का प्रमाण क्या है कि चुनाव आयोग ने कुछ घोटाला शुरू कर दिया? इस बात का कोई प्रमाण है सिवाय इसके कि आप कह रहे हैं? सिवाय इसके कि आप कह रहे हैं, कोई प्रमाण है? चुनाव आयोग ने दिसंबर में अभी SSR किया, स्पेशल समरी रिवीजन किया, और फरवरी तक 4 लाख मृत वोटर थे। तो अचानक जून आते आते 25 लाख मृत वोटर कैसे हुए? ये BLA जो है, ये जो भी चुनाव, तो आप ले आइए जो मृत हैं। अरे जो मृत है उन्हें आप ले आइए ना। अरे जो आपको लगता है कि जिन्हें मृत बता दिया गया है और वो जीवित है, उन्हें आप ले आइए सामने। दूध का दूध, पानी का पानी, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जब ये फरवरी में 4 लाख थे, मैं कह रहा हूं फर्जीवाड़ा चल रहा है, आप उसका पटाक्षेप कीजिए ना। आप जो मृत वोटर हैं, जो आपको लगता है जीवित है, उन्हें ले आइए, उन्हें ले आइए। ऐसे 5 वोटर, मैं बहुत मिनिमम, ये तो ये इस त्रुटि की तो गुंजाइश रहती है। बीजेपी ने माना है, खुद बीजेपी। मैं तो कह रहा हूं 18 लाख में से आप 1800 ऐसे वोटर ले आइए, आप 1800 ऐसे वोटर ले आइए वैद्य जी, ये खुद जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और जो मृत नहीं है। पार्टी के लेबर मिनिस्टर ये खुद मान रहा है, बीजेपी सरकार का, कि बिहार के अंदर 3 करोड़ लेबर जो है वो पंजीकृत है और करीब 1.5 करोड़ के आसपास नॉन रजिस्टर्ड है। तो खुद लेबर मिनिस्ट्री मान रही है कि हमारे जो बिहार में जो लेबर है वो बाहर है। तो ऐसे में जो 11 दस्तावेज आप लोगों ने डिमांड की है चुनाव आयोग ने, तो वो कहां से देगा? ठीक है, आपने जो आरपी सिंह साहब आपकी बात का जवाब देंगे। चलिए फिर और कुछ सवाल रख लीजिए, मैं आता रहूंगा आपके पास। आरपी सिंह साहब, आपकी जानकारी के लिए वो दस्तावेज दे दिए सब लोगों ने, और परसों तक बिल्कुल नहीं दिए। वो तो देख लीजिए, आपको जो पत्रकार एक था, उस पर एक आपने अफेयर करने का काम किया। आपने बोला मैं टोका एक बार नहीं, आपको 10 बार टोक सकता था, परंतु वो दस्तावेज दे दिए, लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए। लगभग कल परसों तक 99% हो गए थे, आज भी पूरे हो चुके होंगे और कोई बचने वाला नहीं। और ये जो पूरा प्रोसेस है वोट काटने का नहीं है, सिर्फ वोट को आइडेंटिफाई करने का है। असल में क्या है कि ये जो अभी बात बता रहे थे ना आरपी एक्ट की, आरपी एक्ट का सेक्शन 19 बड़ा स्पष्ट से कहता है ओनली इंडियन सिटीजन हैव द राइट टू वोट, फॉरेन नेशनल, इलीगल इमिग्रेंट्स, आगे जो, और पर्सन्स हु हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री आर नॉट एलिजिबल।
ये बड़ा स्पष्टता से लिखा है कि विदेशी लोगों को या जो जिन्होंने गड़बड़ कर कर अपनी नागरिकता ली उनको अलाउड नहीं है। परंतु मैं आपको 3-4 नाम ऐसे बताता हूँ जिसके जो वोटर से चलते चलते MLA MP तक बन गए। एक सज्जन का नाम है, उनका नाम है मोहम्मद सादिक। 2019 में चुनाव लड़ने के लिए चल दिया और वो बांग्लादेशी पाए गए, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ असम के अंदर। मैं डिटेल दे रहा हूँ, जानकारी चाहे तो गूगल मार्केट सर्च मार लें। फिर मोहम्मद कमलुद्दीन 1996 में ये भी ऐसे चुनाव लड़े थे, उनका इलेक्शन कोर्ट में चला गया। ऐसे मोहम्मद करीमुद्दीन 2021 में चुनाव लड़े, उनका मामला कोर्ट में चला गया। ये सबके सब वो लोग थे जो बांग्लादेशी थे। अरे आप क्यों चाहते हो बांग्लादेशियों के पक्ष में इतना क्यों बोल रहे हो? चलिए बांग्लादेशी छोड़िए। अभी जो कहा मुस्कान साहब ने कि आप 18,70,000 में से 1800 ले आइए, मैं चलो 1800 छोड़िए, 187 लोग ले आइए ना। ऐसे कुल मिलाकर 18,70,000 गिनती है जो लोग मृत्यु पाए गए, उनमें से 187 खड़ा कर दीजिए आप। और ज़्यादा मेहनत नहीं है, आपको 2-2 लोग एक आदमी एक पोलिंग बूथ पर ढूंढ कर लाना है जो कि जिनको मृत घोषित कर दिया गया और उनको साबित कर दीजिए। परंतु मूल बात समझिए, असली मूल बात क्या है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना जुड़ जाता हूँ जिससे स्पष्ट हो जाएगी सारी बात। ये राहुल गांधी थोड़े दिन पहले गए थे। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी है, सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है, मतलब अब तो इंटर में चले। सरकारी में पहले से बहुत अच्छी बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है उन लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। अब ये समझ लग गया आपको। राहुल गांधी भी थोड़े दिन पहले गए ज़मीन पर, वहाँ पर उन्होंने पूछा, किसी एक बहन से पूछा कि आपके बच्चे को पढ़ाया जाता है? अच्छा पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, साइकिल तक मिली। हर पॉलिटिकल आदमी पल्स समझता है, नवज समझता है। उनको नवज समझ लग गई, इसलिए तो ये बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि उनको नवज समझ लगी कि चुनाव हारने वाले हैं। अब उसका झेम कैसे उठाएं? ईवीएम का बहाना खत्म हो चुका, अब ईवीएम चल नहीं रहा। ईवीएम की बात नहीं, हाँ ईवीएम की बात अब नहीं कर रहे। अब इन्होंने महाराष्ट्र के बाद कहना शुरू कर दिया, नहीं वोटर लिस्ट में वोट बढ़ा दिए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं वोट कम कर रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले तेलंगाना में इलेक्शन हुए थे, 22,87,000, मैं अभी गिनती देख रहा था, 22,87,000 वोट कटे। और वहाँ पे जो रेवंत रेड्डी साहब उन्होंने ताड़ियाँ बजा जाकर स्वागत किया। अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उससे हैदराबाद की सीट में, ओवैसी साहब की सीट में 5,48,000 वोट काटे गए, उसमें भी बड़ा स्वागत किया था। ओवैसी साहब ने कहा बहुत अच्छा है, और चुनाव जीत गए ओवैसी साहब। उसके बाद सर में दिक्कत सारी, मैंने बताया ना, इनको पता लग गया चुनाव हार रहे हैं, और इनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं सरक रहा है। इसका सारा खेल इस बात का है। मैं अभी आपके चैनल पर आश्वस्त कर रहा हूँ, एक भी वोटर कटने वाला नहीं है, किसी का वोट कटेगा नहीं, जो वोटर है वो रहेगा। खैर बिहार में तो कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी का वोट बैंक है। एक जानकारी और देता हूँ जी। अभी 2023 के अंदर 40 लाख लोग ऐसे थे जो मनरेगा के अंदर लिस्टेड थे, उनका मनरेगा के लिस्ट से हटाया गया। तब तो इनमें से किसी ने नहीं कहा, वो ऐसे थे जो नकली थे। ऐसे ही कोई 40 लाख के लोग राशन कार्ड थे जिनके नकली थे, अभी 3 महीने पहले उनके नाम, 4 महीने पहले उनके नाम काटे गए, कोई राशन कार्ड नकली थे। तो तब तो किसी ने नहीं कहा। अब अगर इस प्रकार का मामला चल रहा है तो उसकी चिंता करना इलेक्शन कमीशन का काम है। और एक और जानकारी, इलेक्शन कमीशन का बस मैंडेट है कि वह चाहें तो इस सब के अंदर प्रक्रिया कर सकते हैं, इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, और सेक्शन 324 उनको इसकी छूट देता है। और एक और बात, कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को ही संदिग्ध बता रहे हैं ना? नहीं, चुनाव आयोग को इससे संदिग्ध बता रहे हैं कि क्योंकि इनको डर लगा हुआ है कि ये जो वोट कटेंगे, ये जो नकली वोट का मामला चलाते थे, मैंने अभी आपने कहा लगभग 50 लाख के लोग के वोट इस प्रकार के हैं। उसमें मैंने अभी बताया ना जी कि वो 40 लाख वोट तो भी कटे थे थोड़े दिन पहले, उस पर हल्ला कर लेते हैं लोग। ठीक है, क्यों नहीं किया था भला इन्होंने? ठीक है, प्रोफेसर राजेश वैद्य एक काउंटर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे सीनियर साथी है सिंह साहब, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी चुनाव आयोग ने अभी 2 रोज पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अलफनामा दायर किया है 780 पेज का, और उसमें कहीं भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि बिहार में बांग्लादेशी या कोई विदेशी नागरिकों के वोट बने हुए हैं। अगर चुनाव आयोग जब खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि इसमें कोई बांग्लादेशी या कोई विदेशी नहीं है, ये एक्सेप्ट कहाँ किया? ये एक्सेप्ट कहाँ किया? ये कहा उन्होंने लिख दिया कि वो बांग्लादेशी नहीं है? कृपा कर दिखा दीजिए, कृपा करके दिखा दीजिए चुनाव आयोग ने लिखकर क्या कि वहाँ बांग्लादेशी नहीं है। नहीं कि कोई विदेशी आया है
तो आपने कैसे बोला कि विदेशी है? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने तो असम का एग्जांपल दिया आपको। मैंने तो असम का एग्जांपल दिया, यहाँ पर विदेशी लोग आकर चुनाव लड़ लिए, यहाँ पर आकर। इस हिसाब से तो निरस्त करने चाहिए। अगर बांग्लादेशी बोर्ड बने, वो कैसे बने? 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर, तो उसके जिम्मेदार कौन है? हाँ, तो जिम्मेदार बिल्कुल ठीक है। जहाँ से जागो वहीं से सवेरा दोस्त राजेश जी, जहाँ से जागो वहीं से सवेरा, जहाँ से ठीक हो जाए वहाँ से ठीक कर लेना चाहिए। और अभी कर्नाटक के अंदर काटे ना वोट, कर्नाटक सॉरी तेलंगाना के अंदर वोट काटे ना, 22 लाख से ऊपर वोट काटे तेलंगाना के अंदर, तब तो आपके पार्टी स्वागत कर रही थी। जरा देवेंद्र रेड्डी से पूछ लेना चाहिए। दिसंबर में एसएसआर किया, स्पेशल रिविजन किया, और उसके तहत उनको फरवरी तक मात्र 4 लाख लोग मिले। ठीक है प्रोफेसर राजेश वैद्य, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। डॉक्टर रविशंकर रवि आरजेडी से हमारे साथ है। ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं सबको मौका दूंगा, कई बार दूंगा, आज समय हमारे पास बहुत है। डॉक्टर रविशंकर रवि, सवाल यह है कि बहुत सीधा सा इसका हल हो सकता है, एसआईआर की प्रतियां आप लोग जलाएं, सूची जलाएं, उससे बेहतर है कि जो 18,70,000 लोग जिन्हें मृत बताया गया है, जिस पर आपत्ति है आपको, इनमें से 18,000, 1,800 और जो आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि आप केवल 187 ले आइए सामने कि जिंदा हैं और मामला खत्म हो जाएगा। आप जो बातें, जो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, उसे सिद्ध करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रक्रिया का नाम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू रखा गया है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ इंटेंसिव नहीं है, ये बहुत ही कैजुअल है, फार्स है, और शुरू से ही ये जो है विवादास्पद विषय एक बना हुआ है। तो ये आप चुनाव आयोग के ट्विटर पे मैं देख रहा था, हैंडल पे तमाम तरह के टैग किए हुए हैं, जहां जहां जिस भी तरह की गड़बड़ियां हैं, चुनाव आयोग उसको स्वतः संज्ञान लेने के बजाय उसमें जो है एक तरह का काउंटर कैंपेन कि ये फेक है, ये चल रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि चुनाव आयोग को पहले ही सारे दलों के साथ बैठ के ये निर्धारित करना चाहिए था, ज्यादा समय लेते हुए, जिसमें ढंग से प्रक्रिया निपट जाए, ये निर्धारित करना चाहिए था कि हम दस्तावेज कौन से रखें। आप देखें, जो 11 दस्तावेजों की सूची जारी की गई थी, उसमें पासपोर्ट को छोड़ के बाकी ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पे आप ये साबित कर दो कि वो नागरिक होगा या लेजिटिमेट वोटर होगा। वो दस्तावेज अगर आधार फेक बन सकते हैं, ओवर सैचुरेशन रहा, तो दूसरे तरह के दस्तावेज भी फेक बन जाएंगे, क्योंकि जब हम एक दस्तावेज बनाते हैं तो दूसरे की जरूरत पड़ती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बातें दोहराई जा रही। डॉक्टर रवि, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि इस देश में वोटर जो है, मतदाता जो है, वो इतना जागरूक है, इतना मूर्धन्य है कि अगर उसके घर में पानी नहीं आता तो भी आंदोलन करने के लिए सड़क पर निकल आता है। अगर कोई ऐसा मतदाता जो जीवित है और जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, उसे मृत बता करके, या फिर जो शिफ्ट नहीं हुआ है वहीं पर है, उसे शिफ्ट बता करके नाम काट दिया गया, वो क्या आपको लगता है चुप बैठेगा? और वो भी 1-2 नहीं, 51 लाख मतदाता चुप बैठेंगे, और वो भी 1 महीना मिलेगा इसके बाद। आप ये देखें ना कि इसमें तो गोल पोस्ट चेंज हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा शुरू से ही। पहले ये आया कि घुसपैठिए हैं, उनको हमें छांटना है। अच्छी बात है, हम लोग कोई नहीं चाहेंगे कि कोई अवैध आदमी जो है वो अवैध मतदाता कोई बने। वो बांग्लादेशी हैं, म्यांमारीज हैं, रोहिंग्या हैं। 760 पेज से ज्यादा के हलफनामे में जिक्र नहीं होता कि कोई पाया गया। फिर दूसरी बात होती है आधार की ओवर सैचुरेशन की। अब तीसरी बात हो रही है मृतक गुमशुदा अस्थायी तौर पे जो शिफ्ट कर चुके हैं उनकी। तो ये संख्याओं के खेल में जो प्रक्रिया को जिस तरह से, जिस संजीदगी, सीरियसनेस से चलना चाहिए, वैसे नहीं चल पा रही है, और ये साफ साफ दिख रहा है ग्राउंड से। कई न्यूज चैनल, इसका जवाब परिमल कुमार जी से आपके फ्रेटर्निटी के ठीक है, मैं लौटता हूं। ये पारदर्शिता जो है, ये संदिग्ध क्यों है? पहले कहा गया कि वोटर बाहरी हैं, फिर बाहरी का मुद्दा खत्म हुआ, फिर मृत वाला मुद्दा आया, फिर मुद्दा आया कि शिफ्ट हो गए हैं, फिर मुद्दा आया कि 2 जगह नाम है। ये कंफ्यूज करने वाली आप लोग किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके से आरजेडी का आरोप है? देखिए, आरजेडी और कांग्रेस की स्थिति ही विचित्र है। आरजेडी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जिनको इन लोगों विजनरी लीडर कहते हैं, पहले इन्होंने प्रश्न उठाया कि भाई 10th के सर्टिफिकेट को हम वैल्यू नहीं देते हैं। मतलब बिहार के कई लोग
टेंथ पास नहीं हैं, तो हम लोगों को फील हुआ कि इनकी जो ये चिंता 10th सर्टिफिकेट की थी, ये स्वाभाविक थी, क्योंकि इनके विजनरी लीडर नॉमी फेल हैं, उनके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं था। दूसरे डॉक्यूमेंट जो कागजात मांगे गए थे जमीन इत्यादि के, तो 46 बीघा जमीन सिर्फ पटना में तेजस्वी जी के नाम पर है। फिर ये समझिए कि भाई घोटाला में फंसेंगे। देखिए बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों की जो चिंता है वह यह नहीं है कि लीगल और इनवैलिड और वैलिड पर्टिकुलरली वोटर जुड़े। बेसिक इनकी चिंता ये है कि जिस तरह हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने विकास को एक नई ऊंचाई दी, इनकी हार तय है। तो एक फेस सेविंग डिवाइस के लिए के रूप में ये इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है, जो एक संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लीगल पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्पोज कर रही है अंदर सेक्शन 21 ऑफ आरपी एक्ट 1950, उसका ये विरोध करते हैं। कोई इनको बिहार के लोकतंत्र से लेना देना नहीं है। मैं एक बात महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, पूरे इस प्रकरण में सभी राजनीतिक, बिहार की सभी राजनीतिक और भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां दो पार में हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन केंद्रीय स्तर पर और बिहार में महागठबंधन, और दूसरी तरफ हम लोग एनडीए। देखिए एनडीए लोकतांत्रिक लोगों का गठबंधन है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर हम लोग विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास करते हैं और न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यदि कोई मैटर सब जुडिस है तो न्यायालय जब अपना फाइनल डिसीजन दे, उसके बाद हम लोग यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर हम अपील करें। दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टी, ये तो किनशिप वाली पार्टी है, मतलब पिता के बाद पुत्र, माँ के बाद उसके पुत्र। जैसे आप समझिए कि राहुल गांधी जैसे ऐसे विजनरी लीडर है राष्ट्रीय स्तर पर, जो भाषण में कहते हैं कि भाई कोयला से स्टोव जलाया जाएगा और आयरन की, आलू की इनके इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी। उसी तरह आप समझिए नौवीं पे तेजस्वी यादव कोई विजन नहीं है, झूठ बोलने की नीति, जिसके कारण लोकसभा के चुनाव में मात्र 4 सीटों पर सिमट गई। और समझिए कि आने वाले विधानसभा में पूर्ण सुपरा साफ, मतलब मैं तो ऐसा समझता हूं कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भी स्टेटस प्राप्त नहीं होंगे। तो यही छटपटाहट है कि किसी तरह अस्तित्व को बनाए, किस तरह अपने आप को स्थापित करेंगे। तो हम इलेक्शन के, अरे इनको समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एनडीए की संस्था नहीं है, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम विरोध करते हैं। देखिए मैं तहे दिल से बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी तक 98.1% से भी अधिक लोगों के जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पर्टिकुलरली ये से संबंधित जो फॉर्म है वो प्राप्त हुआ है, और मोर देन 90.89% के डिजिटाइजेशन हो चुके हैं। मतलब बिहार की जनता के डीएनए में लोकतंत्र है, राइट, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के डीएनए में किनशिप है, परिवारवाद। तो यही कारण है कि ये इनका विरोध करते हैं। ये आंकड़ा डॉक्टर रविशंकर रवि, ये आंकड़ा बिल्कुल दुरुस्त आंकड़ा है जो परिमल कुमार दे रहे हैं। सवाल ये कि अभी आप कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार की जनता में आक्रोश है, विरोध सुनाई दे रहा है, तो ये आंकड़े तो आपको झूठा साबित कर रहे हैं। एक्चुअली दे इंश्योर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 98% till tomorrow, till yesterday। तो हम आक्रोश कैसे है? यदि आक्रोश होता तो लोग फॉर्म से क्या? अरे लोग महागठबंधन को रिजेक्ट कर चुके हैं, अब यहाँ इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, जो तथ्य आपने दिए, उस पर मैं डॉक्टर रविशंकर रवि का रिएक्शन चाह रहा हूँ। आगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की आज की वेबसाइट पे 99.8% है डेटा, 99.8%। फॉर्म जिस तरह से भराए जा रहे हैं उसमें तो अभी तक और इससे भी कम समय में, और वो कभी परिवार वो आप कंप्लीट करा लीजिए, फिर मुझे ठीक है। परिमल जी मैं आता हूँ आपके पास। परिमल जी मैं आता हूँ डॉक्टर रवि बोलिए। तो परिवार के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए देखिए, मैं अगर ज्ञान विज्ञान पे बात हो रही होती तो बीजेपी के और भी जो बाकी नेता हैं उनके ज्ञान विज्ञान पे हम लोग बात करते, इसलिए मैं पर्सनल उस पे नहीं जाऊंगा किसी के बारे में कुछ कहने के लिए। फिर प्रश्न उठाया था कि 10% लोगों के पास नहीं है, तो आपकी तो हमारी तो संवेदना आपके साथ है। ठीक है परिमल जी आप ही के जवाब पर उनका रिएक्शन ले रहा हूँ। तो 10th का सर्टिफिकेट कैसे होगा? तो हम लोग हो सकता है हम लोग के साथ पास आते हैं। ठीक है परिमल जी, ठीक है मैं आता हूँ। परिमल जी आता हूँ कि भाई कोई व्यक्ति यदि नॉमी फेल है तो उसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन बनाए। ठीक है, पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणियां। ठीक है रवि जी, मैं ये सब बोलूं, परिवार कौन है, नाली के गैस से कैसे चूल्हा जल जाता है, बादल था तो आपने बोला कि अब मौका है हमला करो,
रडार में नहीं आओगे, ये सब ज्ञान विज्ञान की बात है, बेकार की बात। मुझे लगता है अनुराग जी, आपने मुझसे पूछा है, मुझे मौका दें बोलने का। दोनों स्काइप पर हैं, तो एक की आवाज सुनाई नहीं देगी। दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो एक की आवाज सुनाई नहीं देगी। सर, आप स्काइप पर हैं, टेक्निकल इशू को समझिए। डॉक्टर रवि बोलिए। जिस तरह से इन्यूमरेशन फॉर्म भराए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे काफी कम समय में जब आपको फॉर्म इकट्ठा ही करना है तो कर लोगे, लेकिन चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन में जो निर्देश थे वो तो फॉलो नहीं हो रहे हैं ना। उसमें फोटोग्राफ लगाने थे, उसमें सिग्नेचर लगाने थे, उसमें दस्तावेज देने थे, उसमें रिसीविंग देनी थी जी। तो इस तरीके से तो लिया नहीं जा रहा है। तो फॉर्म का इकट्ठा हो जाना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ जो मसला है, जिस वजह से ये विवाद हो रहा है, ये एक नागरिकता का, इसमें संवैधानिकता का मामला है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो पैदा हुए बिहार के अंदर, उनको ये कहा जा रहा है कि आप साबित करो कि आप नागरिक हो। घुसपैठियों को चुन के अलग करने के बजाय अवैध मतदाता को चुन नहीं, के तो जब अलग तक रहने वाले साबित नहीं करेंगे है, कि वो यहाँ के नागरिक है, घुसपैठियों को कैसे चिन्हित किया जाएगा? ये मुझे बताइए, इसका क्या तरीका होगा? आपने जो है बोझ उनके ऊपर डाल दिया। और जो हमारे संविधान में ये कभी वो आधार नहीं था नागरिकता का, जो चीज कुछ दस्तावेजों के माध्यम से वो बनाया जा रहा है। मैं एकदम 1 मिनट के अंदर 3 बिंदुओं में अपनी बात रख के खत्म कर दूंगा, कृपया मुझे मौका दें। जैसे आप अगर बोर्ड सर्टिफिकेट को एक दस्तावेज मानते हो तो आपने शिक्षा को आधार बना दिया। जिनके पास बोर्ड नहीं है, नहीं किया है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है बिहार में, उनको दिक्कतें आएंगी। फिर आप आवासीय या जमीन के कागजात या जंगल के कागजात की बात करते हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूमिहीन मजदूर हैं या समाज के उस तबके से आते हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है। तो आपने ये कर दिया कि जिनके पास संपत्ति है उनको आसानी होगी अपनी नागरिकता साबित करने में, जो भूमिहीन है उनको दिक्कत हो जाएगी। मजदूर, जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनका मनरेगा कार्ड आप मान नहीं रहे हो। तो ये जो कठिन दस्तावेज की सूची बना के एक हफरा तफरी का माहौल बना दिया गया है। इसीलिए उसके बावजूद भी तो रिकॉर्ड 99.8 है, उसके बावजूद भी तो रिकॉर्ड। डॉक्टर रविशंकर, हालांकि आप तो प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन आरपी सिंह साहब, उसके बाद रामकृपाल जी। नहीं, मैं एक जानकारी और दे दूं। उसके अलावा 12वां भी एक वो मामला था, वो ये 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर BLO वहां पर सेटिस्फाइड हो और उसमें BLO उसकी मदद करते तो भी वो वोटर माना जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट है। तो ये कह रहा है, और इसी ये ठीक कह रहे अनुराग जी। और जो वेबसाइट पर भी है 99.8% तो हो चुका था। अब आगे और बढ़ जाएगा, शाम तक जब तक रिकॉर्ड आएगा, आज आखिरी तारीख है, रिकॉर्ड आएगा, जानकारी पूरी हो जाएगी। परंतु जो मूल बात है वो मूल बात समझें। ये इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है इनका, ये किससे उमड़ रहा है? ये एक वीडियो छोटा सा और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा वीडियो और। सरकार को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए, आधा सेकंड और। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज समझ लग। ये इनके कांग्रेस के इंचार्ज थे झारखंड के, चुनाव में कह रहे घुसपैठिया नहीं देखा जाएगा, उसको भी हम चिंता करेंगे। अरे किस हद तक जाओगे दोस्त? मतलब देश बचेगा तो आप बचोगे, तो राजनीति कर लेना। इसका जवाब राजेश वैद्य आपसे लूंगा। लेकिन रामकृपाल जी, जब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोलना शुरू किया तो पहली लाइन सुनकर आप हंसे थे, ना उम्मीदी की हंसी थी वो। क्या विषय क्या है, क्या दिक्कत है? नहीं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त के जो चयन होता है उसमें जब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया, ये बड़ा लोकतांत्रिक था। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर उनको पूरी जानकारी नहीं है। ये अगर कांग्रेस का इतिहास ही देख लेते, खुद इंदिरा गांधी जी के ज़माने में कभी भी उसमें चीफ जस्टिस मैंने तो कहा था, जब उन्होंने कहा पीछे जाएंगे तो मैंने कहा पीछे जाएंगे तो केवल वो जो चीफ जस्टिस का उसमें आया था सिर्फ इसलिए कि एक विवाद उठा था। इसके बारे में कैसे चयन प्रक्रिया होगी इसके बारे में कोई कानून नहीं था। तो ये था कि भाई ये स्पष्ट करे, लेकिन उसमें कहीं से भी ये नहीं है कि इसमें जुडिशियरी इंटरफियर करेगा, ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं है। कृपया उस बात पर देखिए, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि जो विषय है उस विषय पर रहिए, उसी पर हम लोग बात करें। अभी कई प्रवक्ताओं ने एक बात कही, मुझे तो पहली बार ये लग रहा है
कि लाखों की संख्या में लोगों को कह दिया जाता है ये मर गए हैं, और उनको चिंता नहीं है जिनको जिंदा रहते मुर्दा करार दिया जा रहा है। चिंता कांग्रेस पार्टी और बाकी आरजेडी और सबको, मैं पूरी पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी और जोड़ दीजिए। नहीं, मैं एक कह रहा हूं कि ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को जो जिंदा है, चाहे भले उसकी संपत्ति नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, अगर उसे मुर्दा घोषित किया जा रहा है तो क्या वो चुप बैठेगा? चलिए एक व्यक्ति चुप बैठे, वो 60 लाख या 18 लाख 10 लाख जो भी संख्या है, 18 वे, मैं केवल ये कह रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं से तो सामने आएगा, या आंदोलन तो उन लोगों को चलाना चाहिए था जिनके नाम खत्म हुए हैं, और सड़क पर वे लोग जा रहे हैं जिनके नाम चुनाव सूची में है। नहीं, वही कह रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि ये सब चीजें, देखिए इस देश में गलत, अगर कोई भी संस्था कोई गलत काम कर रही है तो उस पर फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है। आप फ्री हैं, अदालत में ये मैटर सब जुडिस है, ऑलरेडी विचाराधीन है। लेकिन ये कहना कि नागरिकता कौन नागरिक है, ये पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार नहीं है चुनने का, ये उसको अधिकार है जिसको संविधान ने यह कहा है कि पहचान चुनाव का अधिकार उन्हीं को देना जो भारत का नागरिक है। यह चुनाव आयोग को संविधान ने अधिकार दिया है। और नागरिक कौन है, या तो यह होम मिनिस्ट्री बताए, या जुडिशियरी बताए, या पॉलिटिकल पार्टीज बना के दे दे कि ये नागरिक है। वो तो कह नहीं रहे हैं कि हम आपसे कहीं भी डिफर करते हैं, बशर्ते, और जो लिस्ट इन्होंने बना के भेजी है कि ये मर गए हैं या ये फर्जी है, तो कम से कम ये तो बताइए, उनमें से कुछ को तो लाके खड़ा कीजिए कि ये नहीं है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए इस देश में किसी भी तरह का, ये तो चुनाव लिस्ट जो है, मतदाता सूची, ये तो बहुत पुराने समय से है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी बेनिफिट लेने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है, चाहे राशन लेने के लिए हो, चाहे मनरेगा में जाने का हो, चाहे वजीफा लेने का हो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मनरेगा से एक स्टेट से 40 लाख अलग हुए हैं, बिहार से नहीं, मैं बता रहा हूं। और फ्री राशन लेने में भी 40 लाख लोग फर्जी पकड़े गए। उत्तराखंड में 1.5 लाख बच्चे बता रहा हूं, एक अखबार में खबर छपी थी, जरा मनोरंजक ढंग से छापा गया था कि उत्तराखंड में पिछले 6 महीनों में 1.5 लाख बच्चे गायब। उस खबर को जब पढ़ना शुरू किया, उसमें यह था कि इतने फर्जी नाम पकड़े गए हैं वजीफा लेने वालों के। बताइए, अब आप ये बताइए, इस देश में मनरेगा से कोई हटता है तब कोई आंदोलन नहीं होता, राशन कार्ड से कोई नाम कटता है तब मान लेते हैं फर्जी रहा होगा। सारी लिस्ट में फर्जी लोग पाए जा रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। लेकिन वोटर लिस्ट ही एक ऐसी है जिसमें कोई फर्जी नहीं है। जी, ये कौन सा आंदोलन है भाई? ठीक है, मैं लौटता हूं। अनिल झा, आपका रिएक्शन आम आदमी पार्टी। मेरा ये कहना है कि देखिए, सवाल इसके बाद विनीत जी आपके पास आयोग जिस प्रकार से जिस आधार पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, वर्षों एडिशन और डिलीशन का काम चलता रहता है। ठीक है, लेकिन संशय विपक्षी पार्टियों को इसलिए भी है कि जब चुनाव से पहले हरियाणा में मात्र 2-2.5 लाख वोट का हेरफेर होता है तो संदेह उत्पन्न होता है और सरकार बदल जाती है। जब दिल्ली के चुनाव के अंदर 40,000 वोट नई दिल्ली से एकदम ही डिलीशन होता है तो उसका रिजल्ट पलट जाता है। जिस विधानसभा में मैं चुनाव लड़ता हूं तो मुझे अचानक पता चलता है कि 8,000 वोट वहां से गायब हो गए। अगर 8,000, 40,000 और 2.5 लाख हरियाणा में वोटों के कारण से सरकारें बदलती हैं और विधायक बदल जा सकता है, तो विपक्ष इसलिए भी संदेह कर रहा है, जब सालों साल चुनाव आयोग को डिलीशन और एडिशन का काम करना चाहिए था, अचानक 51 लाख वोटों का जो मामला उत्पन्न आया है, तो स्वाभाविक है। नहीं तो इतना भोला क्यों है विपक्ष? केवल संदेह करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। नहीं, इतना भोला क्यों है विपक्ष? ऐसा नहीं है। अब इसके अलावा सर,
उत्तर बिहार में जो नेपाल का वोटर आया है, जो बिल्कुल राजनगर है या विराटनगर का जो वोट मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर इस तरफ से आया है, तो वहां पर ये इस तरह के आंकड़े समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन किशनगंज, अररिया या सीमांत प्रांत के जो लोग हैं वहां पर ये ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मेरा तो ये कहना है चुनाव आयोग का ये बिल्कुल अधिकार है, भारतीय नागरिकों को ही नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन जिस उस आड़ में अगर बांग्लादेश के आड़ में, अगर बांग्लादेशी नागरिकों के आड़ में या विदेशी नागरिकों के आड़ में आप भारतीय नागरिक अगर उस पर प्रताड़ित होते हैं, अगर कौन प्रताड़ित हो रहा है? जो प्रताड़ित हो रहा है वो सामने क्यों नहीं आ रहा? जो प्रताड़ित हो रहा है वो सामने क्यों नहीं आ रहा? मुझे ये बता दीजिए, 18 लाख लोग अगर जीवित हैं तो कहाँ छिपे बैठे हैं? देखिए आपके पास रिपोर्ट, देखिए जी टीवी पर रिपोर्ट नहीं आ रही है, लोगों ने बहुत ज्यादा उस पर अपनी अरे सुनिए एडिशन करने ना जी न्यूज को कट करे में मत खड़ा कीजिए। मतलब आपने कमाल कर दिया कि 18 लाख लोग कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी नजर में नहीं है, या फिर हम दिखा नहीं रहे? अरे आम आदमी पार्टी इसी राजनीति की वजह से तो दिल्ली से बाहर हो गई। ना ये गलत आरोप है, मैं खारिज करता हूँ, ये गलत आरोप है। अच्छा, आपको कुछ नहीं मिला तो आपने जी पर आरोप लगा दिया। ऐसे ही दिल्ली में हुआ। नहीं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं अनिल झा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आप 180 लोग ले आइए वो जीवित जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। बोलिए। मुझे चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर। मैं चैलेंज कर रहा हूं सर, अपने इस्तीफे की शर्त पर चैलेंज कर रहा हूं। अगर आप नहीं ला पाए तो आप इस्तीफा दे देंगे? अगर आप नहीं ला पाए तो आप इस्तीफा देंगे? बोलिए, आइए ना, आइए सर, आइए सर, आइए न्याय करते हैं। आपने मेरे संस्थान पर सवाल उठाया है, आपने मेरे संस्थान पर सवाल उठाया है। अगर आप 180 लोग जीवित ले आए, नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर आप नहीं ला पाए आप इस्तीफा देंगे? बोलिए, अरे ये बोलिए ना कि इस्तीफा देंगे। हिम्मत है, बोलिए। मैंने बोल दिया, रिकॉर्ड में चला गया, ये रिकॉर्ड में चला गया, इसकी क्लिप आप दिखा सकते हैं। आप बताइए, आप 180 जीवित लोग नहीं ला पाए जिन्हें मृत घोषित किया गया, तो आप इस्तीफा देंगे? आप राजनीति से इस्तीफा देंगे? नहीं बोलेंगे। यही तो राजनीति का विकृत चेहरा है। नहीं बोलेंगे। ठीक है प्रोफेसर विनीत सिंह, नहीं, आप अगर बोलने को, दावा करने को तैयार हैं तो मैं आगे बात करूंगा, नहीं तो नहीं। मैंने इस्तीफे की बात कह दी, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आपकी बात सही साबित हुई तो। अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो क्या आप राजनीति से इस्तीफा देंगे, हाँ या नहीं? फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं आपके जैसा एक योग्य एंकर इस्तीफा दे, हम ये बिल्कुल नहीं। अरे भाई, मैं तो तथ्यों पर बात कर रहा हूं। मेरे को पता है मुझे इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, मुझे पता है मुझे इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। मेरा तथ्य ये है 20,000 लोग से ज्यादा वहां कह रहे हैं हमारे नाम क्यों काटे हैं, आप उनको ऐड करिए। हरियाणा में 2.5 लाख वोट हेर फेर करके आपने सैनी को बना दिया मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल जी की सीट अरे ये इनका अधिकार है भैया, किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये पार्टी आलाकमान का अधिकार है, ये विधायक दल का अधिकार होता है कि किसे मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, 8,000 वोट ठीक है। देखिए प्रोफेसर विनीत सिंह बड़े धैर्य के साथ सबको सुन रहे हैं। बिहार की राजनीति पर हम लोग बात कर रहे हैं, एलजेपीआर से वो आते हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह प्रक्रिया पर ही सवाल उठाया गया। छोटी सी अनिल बाबू, वो 8,000 में से 80 खड़े कर दो ना जीवित, जो आपके यहाँ मृत पाए गए थे 80 आपकी विधानसभा में। आप तो मालिक हो वहां के। अरे जो जीवित है उनके ही हटा रहे हो, मरने की बात तो बाद में है। जो जीवित लोग हैं उन्हीं के हटा दिए हैं। आरपी जी तो वोट नहीं गए, फिर भी चुनाव जीत गए, टिकट नहीं दिया है, फिर भी आप चुनाव जीत गए ना भैया। नगर में भी जबरदस्ती भैया, फिर भी आप चुनाव जीत गए। आरपी सिंह जी, जिस सीट पर आपको भाजपा को लड़ाना चाहिए था, अरे इसका देखो, इसको पर्सनल मत बोलो। मैं 10 चीजें दिल्ली इलेक्शन बीत चुके हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 99.8% डेटा को खारिज किया जा रहा है कि जिस प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरवाए जा रहे हैं वो विश्वसनीय नहीं है। अनुराग जी, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। इंग्लिश में एक टर्म होता है क्राई बेबी, जिसको कि रोंदू बच्चा कहते हैं। वो कुछ भी कर लीजिए वो रोता ही रहता है। जरा पूछिए अनिल झा जी से कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल कभी भी इलेक्शन कमीशन या कोर्ट के पास कभी कंप्लेन किया है? एक कंप्लेन नहीं मिलेगा आपको। पहली बात हो गई। दूसरी बात अनुराग जी, 2003 में बिहार में, शांत रहिए झा जी, वर्बल डायरिया से आप लोग ग्रसित रहते हैं, शांत होकर बात सुनिए। 2003 में बिहार में इसी एक महीने में लालू प्रसाद यादव का समय था। अरे सुन तो लीजिए भाई, आप क्यों हलकान हो जाते हैं? पेट में दर्द क्यों मचता है? सदन में गुंडाई करते हैं, आप पैनल में भी गुंडाई करना चाहते हैं।
2003 में जब लालू प्रसाद का राज था तो 1 महीना में ही SIR कर दिया गया था, उस समय किसी ने नहीं बोला। बिहार की धरती पे अनुराग जी बैठे हुए हैं, यहीं पे दिनकर को आह्वान करते हुए मैं कहता हूं कि दिनकर इन लोगों के लिए कहते हैं कि जो सच जानकर भी सच नहीं कहता है, जो लालचवश मूक विवश रहता है, उस कुटिल राजतंत्रिक हृदय को धिक है, वो मुख्य सत्य हंता कम नहीं वधिक है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बरगलाने का काम करते हैं। क्यों? मैं बताता हूं आपको। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है, दूसरी तरफ राजद ने 50,000 BLA, कांग्रेस ने 10,000 BLA को डिप्लॉय कर रखा है ताकि दोनों ओर से बैटिंग की जा सके। मतलब इनको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत काम नहीं कर रहा है। पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट आर्टिकल 21 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत अनुराग जी, इलेक्शन कमीशन जब चाहे तब यह काम कर सकता है, उस पर कोई किसी को रोक नहीं है। तो जब वो कर सकता है तो बात तो वहीं ना खत्म हो जाती है। और बहुत दूर पीछे जाइएगा तो लालटेन युग में नहीं जाने वाले हम लोग अभी बुलेट ट्रेन और 5G की बात कर रहे हैं। लाग लपेट ना करते हुए अनुराग जी, लुबे लुबाब यही है कि ये लोग जनता को बरगलाने की कोशिश, हार का डर, और तेजस्वी यादव को विशेष करके, मैं कांग्रेस की बात तो इसलिए नहीं करूंगा कि वो बैसाखी पे है, तेजस्वी यादव को भी समझ में आ गया है कि इस बार 20 सीट से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए ये सारा हथकंडा आजमाया जा रहा है। क्या ये हथकंडा है अरविंद मोहन जी? एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, क्या ये कहावत फिट होती है या फिर आपके तर्कश में कोई और भी कहावत है जो इस पर लागू हो सकती है इस स्थिति? नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है कि अभी प्राइमरी स्टेज है फॉर्म जमा करने भर का, तब तक बीजेपी के भी प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता, रामविलास जी के प्रवक्ता सब बोल चुके कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। अब इस कंक्लूजन तक पहुंचने की क्या जरूरत है अभी, जब अभी फॉर्म सबमिट ही हुए हैं, अभी खत्म नहीं हुआ सबमिट होना। नहीं, ये तो विपक्ष की तरफ से भी कहा गया है कि सरकार जा रही है वहाँ। अब जा रही आ रही है, नहीं वो तो विपक्ष बोले वो अलग है, लेकिन जो पक्ष में बोल रहे हैं वो चुनाव नतीजे पर क्यों ले जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कौन गायब है, कौन मर गया, कौन, ये सब फिगर आ रहे हैं। एक बार भी मैंने ये फिगर नहीं सुना कि कितने नए नाम जुड़े हैं, क्योंकि 18 साल होने के बाद वाले बच्चे भी तो, लड़के लड़कियां भी तो होंगे जिनका नाम जुड़ा होगा। तो ये जो 98% जोड़ा जा रहा है उसमें कितने नए नाम जुड़े, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और अगर मरने का फिगर आप दे सकते हैं, गायब लोगों का फिगर दे सकते हैं, तो जन्म वाला फिगर देने में चुनाव आयोग को क्यों परेशानी हो रही? चुनाव आयोग वो फिगर भी दे जिससे ये क्लियर हो कि वो अपना काम कैसे कर रहा है। और कोर्ट ने अभी इस मामले को अधूरा छोड़ा हुआ है, और कोर्ट का जो डायरेक्टिव था उसको मानने को तैयार अभी चुनाव आयोग नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सवाल तब भी बना रहेगा कि जिस आइडेंटिटी कार्ड पे चुनाव आयोग ने खुद, दूसरे किसी को छोड़िए, पिछला चुनाव कराया है अभी मई में 1 साल पहले तक, उस आइडेंटिटी कार्ड को भी मानने में उसको क्या दिक्कत है? अगर छंटनी का प्रोसेस आधार में हो सकता है, छंटनी का प्रोसेस दूसरे डॉक्यूमेंट में, मनरेगा पे हो सकता है, राशन कार्ड में हो सकता है, तो चुनाव आइडेंटिटी कार्ड में क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई वहाँ गलत है तो उसको फिर ये 12 दस्तावेज और सारे 3 पॉपुलर दस्तावेज जिनके जो ज़्यादातर लोगों के पास हैं, उनको हटा के क्यों ये प्रोसेस किया जा रहा है? आरपी सिंह साहब से इसका जवाब ले लें। देखिए, मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल आदमी पल्स नवस पकड़ लेता है। मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया, पर ये अरविंद मोहन जी पॉलिटिकल आदमी नहीं है। नहीं, मैं तो राहुल गांधी के बता रहा हूँ, आपके कारण से नहीं कह रहा। नहीं, लेकिन आपने भी जीत की भविष्यवाणी कर, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा हो क्या रहा जमीन पे, जमीन सरक गई है, जमीन नहीं है, वो दिखाया मैंने। और मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, जो वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, जो राहुल गांधी एक जगह पे गए, वहां पे एक बहन से पूछा पढ़ाई कैसी चलती है, बहुत अच्छी चलती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हाँ पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर है, हाँ कंप्यूटर है, बाइसाइकिल भी है, स्कूल भी अच्छा है। तो पॉलिटिकल आदमी पल्स समझता है, ऐसे ही जर्नलिस्ट पल्स समझते हैं। वो पल्स के बेसिस पे राहुल गांधी को या आरजेडी को समझने लगा। नहीं तो इतनी बड़ी अराजकता वाली बात कहना कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वो समझ लगती बात। वो क्योंकि एक मोहर खड़ा करके उनको पता है अब उनके पास मुद्दा कुछ नहीं बचा। मुद्दा खड़ा करने के लिए, एक नया मुद्दा खड़ा करने के लिए हम चुनाव का बहिष्कार, और कोई चुनाव का बहिष्कार करेंगे नहीं, परंतु चुनाव का बहिष्कार करेंगे, एक मुद्दा खड़ा कर दो। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, वो दे दें, फिर डिबेट आगे बढ़ाते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। एसआईआर के मुद्दे पर यह बड़ा बयान दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा है कि 2027 के चुनाव में 2017 जैसे नतीजे आएंगे। समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है।
समाजवादी पार्टी का सपना कभी साकार नहीं होगा। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी सत्ता से दूर हैं, इसलिए बेचैन हैं। ये चाहते हैं बाहर से आए लोग इन्हें वोट दें, लेकिन अब ये हो नहीं पाएगा। 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो वापसी के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे। श्री राहुल गांधी जी को यह बात तब याद आई है जब वो सत्ता से बेदखल हो गए। एक पिछड़ी जाति का, एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है कि ये जब तक सत्ता से बेदखल रहेंगे इसी तरह से बेचैन रहेंगे। और अभी ये 2047 तक इनकी बेचैनी रहेगी। 2047 तक भाजपा के लिए जनता ने अपना आशीर्वाद देने का मन बनाया है। प्रोफेसर राजेश वैद्य, अब सवाल ये उठता है कि विपक्षी पार्टियों में भी एसआईआर के मुद्दे पर कौन है कांग्रेस के साथ खड़ा? समाजवादी पार्टी और आरजेडी, बाकी दल कहां चले गए? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं सिंह साहब को बताना चाहता हूं कि आजकल बीजेपी और एनडीए में राहुल फोबिया हो गया है। इनको राहुल से डर लगने लगा है। आपको बता दूं कि हार जो है 2020 के अगर आप परिणाम देखेंगे तो 2020 में मैंने तो सुना है, अच्छा आप अपनी बात पूरी कीजिएगा प्रोफेसर राजेश वैद्य। मैंने तो सुना है कि आपके इंडी गठबंधन के, INDIA गठबंधन के बाकी घटक दलों को भी, बाकी साथियों को भी राहुल गांधी से डर लगने लगा। देखिए ना, जनता दल यू के एक सांसद महोदय जी ने कहा है, वो खुद SIR के खिलाफ है। उन्होंने खुद बोला है कि अगर हम सच नहीं बोल सकते तो ऐसे मेंबर पार्लियामेंट बनने से क्या बेनिफिट। आप देखिए 2020 में हमारा जो महागठबंधन का जो वोट परसेंटेज था वो था 44.2 और जो एनडीए का जो वोट परसेंटेज था वो 42.8% था। तो अब देखिए कौन जीत रहा है, किसका वोट परसेंट ज्यादा है। ये निश्चित मानिए कि ये आईबी और जो सीआईडी की जो रिपोर्ट थी, जो माननीय मोदी जी के पास पहुंची कि बिहार आज से निकल रहा है, अच्छा, बिहार से जमीन खिसक चुकी है। ठीक है, तब उन्होंने इसी पॉइंट पर रामकृपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, समय मेरे पास कम है, मैं चाहता हूं क्विक रिएक्शंस हो जाए। बस मैं एक बात, हाँ रामकृपाल जी, एक कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूं कि 33% वोट पाके कांग्रेस इस देश में राज करती थी इंदिरा गांधी जी के जमाने में। 67% जो थे अपोजिशन बैठते थे। तो कृपया ये जरा देख लिया करें कि आप जो बात कह रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है भाई, जिसकी सीटें जितनी आएंगी जैसे भी होगा। ये वोट परसेंट का मतलब है अपने पर 33, बता तो रहा हूँ 30 और 32% वोट पाके इंदिरा गांधी सत्ता में थी। रामकृपाल जी, पारदर्शिता जो एक सतत प्रक्रिया है, पारदर्शिता के तहत 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कांग्रेस पार्टी लेके आई। ठीक है, हम जब भी एक लंबी प्रक्रिया है और आप बात कर रहे थे ना वो परसेंटेज की बात। ठीक है, आज के डिबेट का समय खत्म हुआ। विपक्ष का आंदोलन सही, अगर कोई पारदर्शिता से दिक्कत है तो विपक्ष को सवाल उठाने का पूरा हक और अधिकार है, लेकिन मैं उन लोगों का भी आंदोलन देखना चाहता हूं जो आंदोलन जीवित हैं और जिन्हें विपक्ष के हिसाब से, विपक्ष के कहने के हिसाब से मृत घोषित कर दिया गया है, या जो शिफ्ट नहीं हुए फिर भी उन्हें शिफ्ट दिखा दिया गया है। इस तरीके के लोगों का आंदोलन, ऐसे लाखों लोगों का आंदोलन मैं भी SIR के खिलाफ देखना चाहता हूं। इसके बाद शायद विपक्ष को कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इतने आंदोलन की जरूरत पड़ेगी नहीं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।